Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 5 tribes, nomads and settled community, जिसका मतलब है जनजाति, खानाबदोश और स्थायी समुदाय. Okay, so let's start here the line by line explanation of this chapter. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. आपने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा कि कैसे साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. ऐसा होते हुए भी कस्बों और गांवों में नई कलाएं, शिल्प और उत्पादन गतिविधियां फल फूल रही थीं. Over the centuries, important political, social and economic development had taken place. सदियों से महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विकास हुए हैं. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसा नहीं था. बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व्ड डिफरेंटली. क्योंकि विभिन्न प्रकार की समाजों का विकास अलग अलग तरीके से हुआ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड. यह समझना ज़रूरी है कि ये कैसे और क्यों हुआ. इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण. उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज पहले से ही वर्ण व्यवस्था के नियमों के अनुसार विभाजित था. These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित यह नियम बड़े राज्यों के शासकों द्वारा स्वीकार किए जाते थे. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो एंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड. ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ता गया. Under the Delhi Sultans and Mughals, this hierarchy between social classes grew further. दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के शासनकाल में सामाजिक वर्गों के बीच यह पदानुक्रम और भी बढ़ गया. Beyond big cities, tribal society, जिसका मतलब है बड़े शहरों से परे आदिवासी समाज. There were however other kinds of societies as well. हालांकि अन्य प्रकार के समाज भी थे. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे. Nor were they divided into numerous unequal classes. ना ही वे अनेक असमान वर्गों में विभाजित थे. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. ऐसे समाजों को अक्सर जनजाति कहा जाता था. ओके, टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 15. मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वो यूनाइटेड बाय द किनशिप बॉन्ड्स. प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारों के बंधनों में जुड़े थे. मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर. कई जनजाति अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करते थे. अदर वो हंटर गैदर्स और हेडर्स. अन्य शिकारी संग्राहक या चारावाह थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. अन्य शिकारी संग्राहक या चारावाहों वहाँ थे. अक्सर वे अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए इन गतिविधियों को मिला देते थे. सम ट्राइब्स और नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ जनजाति खानाबदोश थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पॉस्चर जॉइंटली. एक जनजातीय समूह भूमि और चारागाहों पर संयुक्त रूप से नियंत्रण रखता था. एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स. और वे इन्हें अपने नियमों के अनुसार परिवारों में बांटता था. मेनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent. उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई बड़ी जनजातियां फल फूल रही थीं. They usually lived in the forest. वे अक्सर जंगलों में रहते थे, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, और ऐसे स्थानों में रहते थे जहाँ पर पहुँचना कठिन होता था. सम टाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी. कभी कभी उन्हें बहुत
ऊंची जाति के लोगों से टकराना पड़ता था, ठीक है। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम्स एंड प्रिस्क्राइब्ड देयर सेपरेट कल्चर। विभिन्न तरीक़ों से जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और अपनी अलग अलग संस्कृति को संरक्षित रखा। बट द caste based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs। लेकिन जाति आधारित और आदिवासी समाज अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। संघर्ष और निर्भरता के इस रिश्ते ने धीरे धीरे दोनों समाजों में बदलाव ला दिया। Who were tribal people? आदिवासी लोग कौन थे? Contemporary historians and travelers gave very scanty information about tribes। समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते थे। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records। कुछ अपवादों को छोड़कर आदिवासी लोग लिखित अभिलेख नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन वे समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संजोए रखते थे। एंड दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशंस। और ये परंपराएं हर नई पीढ़ियों को हस्तांतरित करते रहते थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्टोरीज। आज के इतिहासकारों ने आदिवासी इतिहास लिखने के लिए ऐसी मौखिक परंपराओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के लगभग हर क्षेत्र में आदिवासी लोग पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ ट्राइबल वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी भी जनजाति का क्षेत्र और प्रभाव अलग अलग समय पर बदलता रहता था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरी। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का विशाल भूभाग पर नियंत्रण था। इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज। पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। लेटर द गखार्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। बाद में गखार अधिक महत्वपूर्ण हो गए। देयर चीफ कमल खान गखार वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्पायर अकबर। बाद में गखार अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उसके प्रमुख कमाल खान गखार को सम्राट अकबर ने एक कुलीन मनसबदार नियुक्त किया। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास एंड अरघन्स dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंघा और अघुर्न ने बड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। द बलूचीज़ वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। बलूची एक बड़ी और शक्तिशाली, टर्न योर पेज नंबर 51, ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट, शक्तिशाली जनजाति थी उत्तर पश्चिम में। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर द डिफरेंट चीफ्स। वे विभिन्न सरदारों के अधीन कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड इन द सेफर्ड ट्राइब ऑफ गदीस। पश्चिमी हिमालयों में गद्दी नामक चारवाहा जनजाति रहती थी। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। उपमहाद्वीप का सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी पूरी तरह से नाग, अहोम और कई अन्य जनजातियों के प्रभुत्व में था। In many areas of the present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms and had emerged by the 12th century। 12वीं शताब्दी तक वर्तमान बिहार और झारखंड कई इलाकों में चेरो सरदारों का उदय हो चुका था। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरो पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम।
उनसे भारी मात्रा में लूटपाट की गई, बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड, लेकिन उन्हें पूरी तरह से पराजित नहीं किया जा सका। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चिरो फोर्ट्रेसेस एंड सबज्यूटेड द ट्राइब्स। औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई चीरों किलों पर कब्जा कर लिया और इन जनजाति को अपने अधीन कर लिया। द मुंडाज एंड Santhals were among the other important tribes that live in these regions and also in the Orissa and Bengal. मुंडा और संथाल इस क्षेत्र के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल में रहने वाली अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां में से एक थी। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट 52। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स, महाराष्ट्र की उच्च भूमि एंड कर्नाटका वर होम टू कुलिस, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स, और कर्नाटक कोली, बेराड और कई अन्य जातियों के घर थे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ द गुजरात, कोली गुजरात के कई अन्य इलाकों में भी रहते थे। फर्दर साउथ वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतार्स, मारावार्स एंड मेनी अदर्स। दक्षिण में कोराग, वेतार, मारवाड़ और कई अन्य जनजातियां की बड़ी आबादी थी। The large tribe of Bhils was spread across the western and central India. भीलों की विशाल जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। By the late 16th century, 16वीं शताब्दी के अंत तक many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार से। 16वीं शताब्दी के अंत तक उनमें से कई स्थायी कृषक बन गए थे और कुछ तो जमींदार भी बन गए थे। मेनी भील्स क्लान्स नेवरदलेस रिमाइंड हंटर गैदर्स, फिर भी कई भील वंश शिकारी संग्राहक बने रहे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोंडा वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हाउ नोमैड्स एंड पीपल लिव्ड, खानाबदोश और गतिशील लोग कैसे रहते हैं। नोमैड्स पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ देयर एनिमल्स, खानाबदोश पशुपालक अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी तय करते थे। दे लिव्ड ऑन अ मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स, वे दूध और अन्य पशुपालक उत्पादों पर निर्भर रहते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा, वे ऊन, घी आदि का आदान प्रदान भी करते थे। विथ सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स, आदान प्रदान करते थे। कृषकों के साथ अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादों के बदले में करते थे, यानी इन चीज़ों के एक्सचेंज में। भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट, भील्स रात में हिरणों का शिकार करते हैं। अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडियन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। Here you see nuts being gathered and loaded on the back of the camels. Central Asian traders brought such goods to India and Banjaras and other traders carried these local markets. गतिशील व्यापारियों की एक श्रृंखला थी। यहाँ आप मेवों को इकट्ठा करके ऊँटों की पीठ पर लादते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, आप पीठ पर लादते हुए देख सकते हैं। मध्य एशियाई व्यापारी ऐसा माल भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी इसे स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज़ पेज नंबर 53। They bought and sold these goods as they moved from one place to another. वे इन वस्तुओं को अपने पशुओं पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए खरीदते और बेचते थे। Transporting and them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. बंजारे सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश व्यापारी थे। Their caravan was called टांडा, उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 यूज़ द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट से।
Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in the towns. सुल्तान अलउद्दीन खिलजी अध्याय 3 ने शहर के बाज़ारों तक अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से अपने बैलों पर अनाज लादकर शहरों में बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए अनाज पहुंचाते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। एक बड़ी सेना के साथ अनाज ढोने वाले 1 लाख बैल हो सकते थे। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स, खानाबदोश और घुमक्कड़ समूह। नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल्स। नोमैड जो होते हैं वो खानाबदोश व्यक्ति यानी घुमक्कड़ होते हैं। मैनी ऑफ देम आर pastoralistic who loom from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craftsmen, persons, peddlers, and entertainers travel from one place to place, practicing their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit the some places एवरी ईयर। इनमें से कई पशुपालक होते थे जो अपने पशुओं और झुंडों के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमते रहते। इसी प्रकार शिल्पकार, फेरी वाले और मनोरंजनकर्ता जैसे घुमक्कड़ समूह अपने विभिन्न व्यवसायों का अभ्यास करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। खानाबदोश और घुमक्कड़ समूह दोनों ही अक्सर हर साल कुछ स्थानों पर जाते हैं। द बंजारे। पीटर मुंडे, an English trader who came to India during the early 17th century has described the Banjara। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आए एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मुंडी ने बाज़ारों का वर्णन इस प्रकार किया। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजाराज विद 14,000 ऑक्शंस। सुबह हम बंजारों के एक टांडे से मिले जिसके पास 14,000 बैलें थीं। They were all laden with grains such as wheat and rice। वे चावल और अनाज जैसे चीज़ें लादे हुए थे। These banjaras carries their household wives and children along with them। One tanda consists of many families। वे बंजारे अपने साथ घर परिवार बीवी बच्चों को भी ढोते थे। एक टांडे में कई परिवार होते थे। देयर वे ऑफ लाइफ इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। उनकी जीवन शैली उन मालवाहकों जैसी होती थी जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते थे। दे ओन देयर ऑक्सन होते, उनके अपने बैल होते हैं। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय द मर्चेंट्स। कभी कभी व्यापारी उन्हें किराए पर लेते हैं। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स। लेकिन ज़्यादातर वे खुद व्यापारी होते हैं। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीफली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेस वेयर इट इज़ डियरर। वे जहाँ पर सस्ता अनाज मिलता था वहाँ से ख़रीदते थे और जहाँ महंगा बिकता था वहाँ पर बेच देते थे। फ्रॉम देयर दे अगेन लोडेड देयर ऑक्शंस विथ एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन द अदर प्लेसेस। वे क्या करते थे कि वो ऐसी कोई भी चीज़ें खरीद लेते थे और उसको लोड कर लेते थे जहाँ पर उनको प्रॉफिट मिले उस चीज़ों को बेचने से। इन द टांडा देयर मेनी बी एज 6 और 7 हंड्रेड पर्सनस। एक टांडा में 6 से 7 व्यक्ति हो सकते हैं। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 माइल्स इन अ डे। वे एक दिन में 6 से 7 मील से अधिक नहीं ट्रेवल करते थे। दैट टू इन द कूल वेदर, ठंडे मौसम में। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्शंस दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज़ इनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर टू बी फॉरवर्ड देम।
अपने बैलों को उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पर्याप्त ज़मीन और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। टर्न योर पेज नंबर 54। मैनी पैस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, कई पशुपालक जनजातियाँ मवेशियों घोड़ों जैसे जानवरों को सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल, जैसे जानवरों को पालते और समृद्ध लोगों को बेचते हैं। डिफरेंट कास्ट ऑफ पिटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, छोटी मोटे फेरे वालों की अलग अलग जातियां भी गांव-गांव घूमती। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रूप्स, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड कोर्स सैक्स, वे रस्सियां, सरकंडे, चटाई, मोटे बोरे को बेचते। वे रस्सियों, सरकंडे, मोटे बोरे आदि चीज़ों को बेचते थे। ओके बेटा। समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, कभी कभी भिक्षुक भी घुमंतु व्यापारी का काम करते थे, यानी घूम घूम करके व्यापारी का काम करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन द डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, जो अपनी आजीविका के लिए अलग अलग शहरों और गांवों में जाकर कलाबाजी करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, बदलता समाज, नई जातियाँ और पदानुक्रम। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ग्रू, पीपल विद द न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, नए कौशल वाले लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। स्मॉलर कास्ट और जातीज़ इमर्ज्ड विद वर्नाज, वर्णों के भीतर छोटी जातियाँ या उभरी। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण्स, उदाहरण के लिए ब्राह्मण में नई जातियाँ उभरी। ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। स्पेशलाइज्ड आर्टिशन, स्मिथ, कारपेंटर एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। जातीज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति आधारित समाजों में शामिल कर लिया गया और उन्हें जाति का दर्जा दिया गया। विशिष्ट कारीगर जैसे लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों ने अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दी। वर्ण के बजाय जातियाँ समाज को संगठित करने का आधार बनी। डेलिब्रेशंस ऑन जातियों पर विचार विमर्श। 12th century inscriptions from ओडियाकोडान, उड़ैयर इन तिरुपरचल्ली, तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु डिस्क्राइब द डेलिब्रेशंस इन सभा चैप्टर 2 ऑफ द ब्राह्मण्स। तिरुपल्ली तालुका वर्तमान तमिलनाडु में के उड्याकोडान उदयपाठ से प्राप्त 12वीं शताब्दी के एक शिलालेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 में विचार विमर्श का वर्णन है। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज रथाकाराज, लिटरली चैरियट मेकर्स। उन्होंने रथकार, शाब्दिक अर्थ रथ निर्माता नामक एक समूह की स्थिति पर विचार विमर्श किया। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशंस, उन्होंने अपने व्यवस्था निर्धारित किए। विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग्स, कोचेज एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फ्रॉम टेम्पल्स विद इमेजेस इन देम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, बिल्डिंग मंडपास, मेकिंग ज्वेल्स फॉर किंग। उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं निर्धारित किए जिनमें वास्तुकला, रथ और गाड़ियाँ बनाना, मूर्तियाँ वाले मंदिरों के लिए प्रवेश द्वार बनाना, यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के उपकरण तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए आभूषण बनाना शामिल था। टर्न योर पेज नंबर 55। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक क्षत्रियों में नए राजपूत वंश शक्तिशाली हो गए। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज ह्यूनस, चंडेलाज, चालुक्याज एंड अदर्स। वे विभिन्न वंशों से संबंधित थे जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य आदि। सम ऑफ दीज टू हैज़ बीन ट्राइब्स अर्लियर
इनमें से कुछ पहली भी जनजातियां थी। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। इनमें से कई वंशों को राजपूत माना जाने लगा। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। उन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों का स्थान ले लिया, खास कर कृषि क्षेत्रों में। Here is the development society was emerging and ruler used their wealth to create powerful states. यहाँ एक विकसित समाज का उदय हो रहा था और शासकों ने अपनी संपत्ति का उपयोग शक्तिशाली राज्यों की स्थापना के लिए किया। The rise of Rajput clans to the position of the ruler set an example for the tribal people to follow. राजपूत वंशों का शासकों के पद पर आसीन होना आदिवासी लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण था। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became a part of the caste system. धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था के हिस्सा बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलर क्लास। लेकिन केवल प्रमुख आदिवासी परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। अधिकांश जनजाति जाति समाज की निचली जातियों में शामिल हो गई। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर prescribed by the orthodox Hinduism was not widely accepted in these area. दूसरी ओर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों की कई प्रमुख जनजातियों ने बहुत पहले ही इस्लाम धर्म अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। रूढ़िवादी हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित असमान सामाजिक व्यवस्था इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं थी। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर इस्लाम धर्म में लोग कबूलने लगे, क्योंकि उनको लगने लगे कि बहुत सारे ट्रेडिशंस जो हमें मानने पड़ेंगे। इस कारण से लोग हिंदू बनना पसंद नहीं करते थे। The emergence of state in the closely related to the social changes among the tribal peoples. राज्यों का उदय जातियाँ लोगों के बीच सामाजिक परिवर्तन से निकटता से जुड़ा हुआ है। Two examples of this important part of our history are described below. हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण भाग के दो उदाहरण नीचे वर्णित किए गए हैं। A closer look, एक करीबी निगाह। The Gonds यानी गौड़। द गौंड्स लिव्ड इन अ वास्ट forested regions called गोंडवाना और कंट्री इनहैबिटेड बाय द गोंडाज। गोंड लोग एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे जिन्हें गोंडवाना या गोंडों का निवास स्थान कहा जाता है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वे झूम खेती करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम खेती करते थे। द लार्ज गोंडा ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइंग, अ फ्यू लार्ज गोंडा किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंडा चीफ्स। लगभग उसी समय जब दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति क्षीण हो रही थी, कुछ बड़े गोंडा राज्य छोटे गोंडा सरदारों पर हावी होने लगे थे। द अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेंस मेंशन द गोंडा किंगडम्स ऑफ गारहा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा जो अकबर के शासनकाल का इतिहास है में गढ़ कटंगा के गोंड राज्य का उल्लेख है जिसमें 70,000 गाँव थे। The administration system of these kingdoms was becoming centralized. इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती जा रही थी। The kingdoms was divided into, राज्यों को दो भागों में विभाजित किया गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसका मतलब है स्थानांतरित खेती। Trees and bushes in a forest area are first cut and burnt. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land cleared and planted in the same way. जंगलों में पेड़ों और झाड़ियों को पहले काट कर जला दिया जाता था। राख में कूड़ा कचरा ठीक है बोया जाता था। जब यह राख अपनी
उपजाऊपन खो देते थे तो दूसरी ज़मीन को साफ करके उसी तरह से पौधे लगाए जाते थे। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि जब एक ज़मीन उपजाऊ रहती थी तो तब तक वहाँ पर खेती की जाती थी, जब वो ख़राब हो जाती तो फिर दूसरी जगह पर खेती की जाती थी। ओके। ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर गोंडा क्लैंस। प्रत्येक गढ़ पर एक विशेष गणवंश का नियंत्रण था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। इनको इन्हें आगे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित किया गया था। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बारहोथ विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 को बारहोड में विभाजित किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक को 12 गांव होते थे। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ द गोंडा सोसाइटी। बड़े राज्यों के उदय ने गोंडा समाज की प्रकृति को बदल दिया। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। Brahmins received land grants from the Gonda Rajas and become more influential. उनका मूल समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित होता गया। ब्राह्मणों को गौड़ राज्यों में भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। द गौड़ चीफ्स नाउ विज्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, सो अमन दास द गोंडा राजा ऑफ घरा कटंगा assumed the title of the Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of the Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. ब्राह्मणों को गौड़ राजाओं से भूमि अनुदान प्राप्त हुआ और वे अधिक प्रभावशाली हो गए। गौड़ सरदार अब राजपूत के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते थे, इसीलिए गढ़ कटंगा के गोंडा राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। हालांकि दलपत की मृत्यु जल्दी हो गई। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। रानी दुर्गावती अत्यंत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करना शुरू कर दिया। वीर नारायण अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garha Katanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. उनके अधीन राज्य और भी विस्तृत हो गए। 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने कड़ा प्रतिरोध किया। वे पराजित हुई और आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद किया। उनके पुत्र की भी शीघ्र ही युद्ध में मृत्यु हो गई। गढ़ कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। गढ़ कटंगा एक बहुत ही रिच स्टेट यानी समृद्ध राज्य था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। जंगली हाथियों को पकड़कर और उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करके उन्हें बहुत धन कमाया। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड, जब मुग़लों ने उसे हराया। टर्न यू पेज नंबर नेक्स्ट। द गोंडा दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। गोंडा ने बहुमूल्य सिक्कों और हाथियों का एक विशाल भंडार लूट लिया। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम्स एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ द Chandra Shah, an uncle of Veer Narayan. Despite the fall of the Gara Katanga, the Gonda kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessful against the stronger Bundels and Marathas. उन्होंने राज्य का एक हिस्सा अपने अधीन कर लिया और 23 हिस्सा नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बाद गौड़ राज्य कुछ समय तक जीवित रहा, हालांकि वे बहुत कमज़ोर हो गए और बाद में शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के विरुद्ध असफल संघर्ष किया।
The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century। 13वीं शताब्दी में अहोम, वर्तमान म्यांमार के नाम से पहचाना जाता है, से ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए। They created a new state by surprising the older political system of Bhuiya landlords। During the 16th century, they annexed the kingdom of the Chudiyas 1523 and Kuch Haju 1581 and subjugated many other tribes। The Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s। By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons। उन्होंने भुइयाँ ज़मींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नया राज्य बनाया। 16वीं शताब्दी में उन्होंने छुटिया 1523 और कौज हांजू 1581 के राज्यों पर कब्जा कर लिया और कई अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक विशाल राज्य का निर्माण किया और इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1660 के दशक तक वे उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें भी बना सकते थे। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। हालांकि अहोमों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdoms। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मंगलों ने अहोम साम्राज्य पर आक्रमण किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। अपनी बहादुरीपूर्ण रक्षा के बावजूद अहोम पराजित हुए। बट द डायरेक्ट मुगल्स कंट्रोल ओवर द रेन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन इस क्षेत्रों पर मुगलों का सीधा नियंत्रण लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन द फोर्स्ड लेबर। अहोम राज्य जो है लेबरों पर निर्भर था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। राज्य के लिए काम करने के लिए मजदूर लोगों को पाइक कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। जनसंख्या की जनगणना की जाती थी। ईच विलेजेस हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स फॉर रोटेशंस। प्रत्येक गांव को बारी बारी से कुछ पाइक भेजने होते थे। पीपल्स फ्रॉम हेवनली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। घनी आबादी वाली इलाकों से लोगों को कम आबादी वाले इलाकों में स्थानांतरित किया जाता था। अहोम्स क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। इस प्रकार अहोम का विभाजन हो गया। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। 17वीं शताब्दी के पूर्व तक प्रशासन काफ़ी केंद्रीकृत हो गया। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 58। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में सेवा करते थे। एट द अदर टाइम्स दे वर इंगेज्ड इन द बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। अन्य समय में वे निर्माण कार्यों, सिंचाई प्रणालियों और अन्य सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ रिच कल्टिवेशन। अहोम ने चावल की खेती के लिए नए तरीके भी शुरू किए। द अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस एंड खेल्स। अहोम समाज कुलों या खेल में विभाजित था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ ऑडिशंस। सो ऑडिशंस इन द अहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। Ahom society was divided into clans and khels. There were very few castes of auditions. So auditions in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms, and a khel often controlled several villages. The peasant was taken land by his village's community. Even the king could not take it away without the community consent. अहोम समाज कुलों या खेल में विभाजित था। कारीगरों की जातियां बहुत कम थी, इसीलिए अहोम क्षेत्रों में कारीगर आसपास के राज्यों से लाए जाते थे। एक खेल अक्सर कई राज्यों पर नियंत्रण रखता था। किसानों को उसके ग्राम समुदाय द्वारा ज़मीन दी जाती थी, यहाँ तक कि राजा भी समुदाय की सहमति के बिना उसे नहीं छीन सकते थे।
ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड थे। मूलतः अहोम अपने स्वयं के जातीय देवताओं की पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, the influence of the Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the kings in the reign of the Sib Singh. 1714, 1744, the Hinduism became the predominant religions, but the Ahom kings did not completely give up their traditional belief after the adopting Hinduism. हालांकि 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि दान में दी जाती थी। सिख 1714 से 1744 के शासनकाल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहोम समाज अत्यंत परिष्कृत था। पोएट्स एंड सोल्जर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया जाता था। थिएटर वॉज इनकरेज्ड। रंगमंच को प्रोत्साहित किया जाता था। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इन द लोकल लैंग्वेज। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स नोन एज बुरंजिस वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द होम लैंग्वेजेस एंड देन इन द असमी। ऐतिहासिक वृत्तांत, जिन्हें बुरंजी कहा जाता था, भी लिखे जाते थे, पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंसिडरेबली सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट। जिस कालखंड का हम अध्ययन कर रहे हैं उस दौरान महाद्वीप में उल्लेखनीय सामाजिक परिवर्तन हुए। ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग, वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। वर्ण आधारित समाज और जनजातियाँ लोग निरंतर एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते रहे। दिस interaction caused both kings of the societies and they took up diverse livelihoods over a periods of the time. Many of them merged with the caste based society. Others however rejected both the caste system and orthodox Hinduism. Some tribes established extensively and they thus became politically powerful. This brought them into conflicts with large and more complex kingdoms, empires. इस अंतक्रिया के कारण दोनों प्रकार के समाजों में अनुकूलन और परिवर्तन आए। कई अलग अलग जातियां भी और उन्होंने विविध आजीविकाएं अपनाई। समाज के साथ उनमें से कई जाति आधारित समाज में विलीन हो गई। हालांकि कुछ जनजातियों ने जाति व्यवस्था और रूढ़िवादी हिंदू धर्म दोनों को अस्वीकार कर दिया। कुछ जनजातियों ने सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणालियां वाले विशाल राज्य स्थापित किए। इस प्रकार वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। इससे उनका बड़े और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। So in this way the whole explanation of this chapter has been ended. Hopefully you will understand the whole chapter very well. If you like my explanation, please don't forget to like my video and don't forget to subscribe me. Bye bye.